हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमृता पटेल और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9th। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये वीडियो पीएससी एस्पिरेंट्स, टीजीटी साइंस, सीटीईटी और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स इन सब के लिए यूज़फुल रहेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैप्टर के नोट्स बनाते चलिएगा। जो भी आप वीडियो देखें उनके नोट्स आप ज़रूर बनाएं, वरना आपको चीज़ें देखने बस से याद नहीं रहेंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये तो 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है हमारे आसपास के पदार्थ। सबसे पहले हम देखेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की परिभाषा क्या है। आप अपने आसपास जो भी वस्तु देखते हैं, आप अभी भी अपने आसपास जो भी वस्तु देख रहे हैं वह सब पदार्थ कहलाती हैं। आपके आसपास टेबल है, चेयर है, पेन है, कॉपी, बुक, पेंसिल, या फिर आप पानी पीते हैं, दूध है, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें पदार्थ कहलाती हैं। और एक चीज़ ऐसी भी है जो आपके आसपास मौजूद तो है पर आप उसे देख नहीं सकते, आप उसे केवल महसूस करते हैं, और वो होती हैं गैसेस। तो तीसरी वस्तु जिसे हम पदार्थ बोलते हैं वह है गैसेस। ठीक है, तो अगर इसकी परिभाषा की बात करें कि पदार्थ क्या होते हैं, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसका द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाती है। इस परिभाषा के आधार पे कोई भी वस्तु, द्रव्यमान का मतलब भार है, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है। देखिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक टेबल लिया है और टेबल के ऊपर एक बुक रख दी है, एक आपने बुक रख दी यहाँ पे। अब इस बुक ने इस टेबल का इतना स्थान घेर लिया। ठीक है, पहली इसकी जो परिभाषा की बात है वो कंप्लीट हो गई, स्थान घेरती है। उसके बाद इस बुक का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, इस बुक का कुछ ना कुछ भार होगा। तो इस पदार्थ ने दूसरी बात भी कंप्लीट करी। क्या बात कंप्लीट करी कि इसका द्रव्यमान भी है और इसका भार भी है, इसलिए यह बुक क्या कहलाएगी, पदार्थ कहलाएगी। उसी प्रकार ये जो टेबल है, इस टेबल का भी कुछ ना कुछ भार होगा, और ये टेबल स्थान घेर रही है। जिस फर्श पे ये टेबल रखी है उस फर्श का तो स्थान घेर रही है, इसलिए ये टेबल भी क्या कहलाएगी, ये टेबल भी एक पदार्थ कहलाएगी। उसी प्रकार से दूसरा एग्जाम्पल लें, अगर हमने एक ग्लास लिया, इस ग्लास में पानी भर दिया। अब देखिए इस ग्लास में जो आपने पानी भरा है उस पानी ने इस ग्लास का इतना स्थान क्या किया, घेर लिया, इतना स्थान घेर लिया। और इस पानी का कुछ ना कुछ वजन भी होगा, चाहे तो आपने 1 पाव पानी लिया हो या फिर आधा लीटर पानी लिया हो, 1 लीटर पानी लिया हो, तो यह क्या है, मान लीजिए आपने इसमें आधा लीटर पानी लिया है, तो इसका द्रव्यमान क्या हो गया, आधा लीटर। भार और जो स्थान घेर रही है वो इस ग्लास का स्थान है। ठीक है, तो जल भी एक तरह का क्या है, पदार्थ है। उसी प्रकार से यदि हम तीसरा एग्जाम्पल लें, एक गुब्बारे का, एक बलून का अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं, तो बलून फूल गया। बलून कैसे फूल गया, क्योंकि इसके अंदर का जो स्थान है वो किसने ले लिया, वो स्थान ले लिया गैसेस ने। गैस जो होती है उसने इसका स्थान घेर लिया, इसलिए ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा एक प्रकार का पदार्थ। अब आप कहेंगे गैस का भार होता है क्या, बिल्कुल होता है। आप भले ही उस भार को महसूस ना कर पाए पर गैस का भी भार होता है। इसीलिए चाहे तो आपने बुक लिया हो या फिर आपने जल लिया हो या फिर आपने इसके अंदर की गैसेस ली हों, यह सब क्या कहलाती हैं, पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, और इसी प्रकार यदि हम पदार्थ के भौतिक स्वरूप की बात करें तो पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कुछ इस प्रकार के छोटे छोटे कणों से मिलकर पदार्थ बने होते हैं, और यह कण जो होते हैं वे बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उसे इमेजिन भी नहीं कर सकते। और यदि पदार्थ के उदाहरण की बात करें तो पेड़ पौधे, जल, ऑक्सीजन गैस जो हमारे आसपास रहती हैं, ये सब क्या कहलाएंगी, पदार्थ कहलाएंगी। नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ के कणों के गुण। अब इससे समझने से पहले एक मैं छोटी सी बात आप लोग को पहले बताना चाहूँगी, जिससे आपको इससे गुण काफ़ी अच्छे समझ में आएंगे। देखिए बेटा, मैंने अभी आपको 3 एग्जाम्पल बताए, तो आप कहीं ना कहीं समझ पा रहे हैं कि यह सारी चीज़ें ठोस हैं। और ये जल किस प्रकार का है, जल, डीजल, पेट्रोल, ये सभी द्रव्य होते हैं।
और गैसेस को हम गैसेस ही बोलते हैं। अब देखिए, जो ठोस के कण होते हैं, हमने पहले बात देख ली कि पदार्थ किससे मिलकर बने होते हैं, कणों से। तो जो ठोस के कण होते हैं वे बहुत पास पास होते हैं, इस प्रकार से बहुत पास पास विद्यमान रहते हैं। और उसी प्रकार से यदि आप द्रव्य के कणों की बात करें तो द्रव्य के कण थोड़े से दूर दूर होते हैं, और यदि गैसेस के कण की बात करें तो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इनके कणों के गुणों के बारे में, जो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो पहला गुण क्या है, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा रिक्त स्थान दिख रहा होगा। ठोस में, द्रव्य में यह रिक्त स्थान ज़्यादा दिख रहा है, और गैसों में यह रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा गुण क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, गतिशील रहते हैं। बिल्कुल, ठोस के कण बहुत पास होने के बावजूद भी भले ही अपनी जगह पे इस तरीके से कंपन करते रहें, वाइब्रेट होते रहें, पर इनमें भी निरंतर गतिशीलता रहती है। द्रव्य में और ज़्यादा गतिशील होते हैं, ज़्यादा जगह मिलेगी तो ज़्यादा हिल पाएंगे, और गैसेस में यह गति बहुत अधिक होती है। अब इसे अगर आप समझना चाहें कि नहीं, हम क्यों माने कि गैस के जो कण हैं या फिर द्रव्य के कण हैं या फिर ठोस के कण हैं वह निरंतर गति करते हैं, कैसे माने। अब देखिए, अगर आपके घर में मंदिर में पूजा हो रही है और पूजा में अगरबत्ती लगी है, तो इस अगरबत्ती की खुशबू आपको आपके कमरे तक आती है। यहाँ पे आप कमरे के अंदर अगर बैठे हैं तो इस कमरे में भी आपको अगरबत्ती की खुशबू आएगी। वह कैसे आई, क्योंकि गैस के जो कण हैं, आपके वातावरण में जो गैस है और इसके कण निरंतर गतिशील हैं, तो यह खुशबू गति करते करते आपके पास तक पहुंच रही है। ठीक है, और यदि तीसरे इसके गुण की बात करें तो पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये हो गए 3 गुण। उसके बाद हम देख लेते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। तो पदार्थ की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं, ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। ठोस अवस्था, द्रव्य अवस्था और गैसीय अवस्था। ठोस अवस्था को सॉलिड स्टेट कहते हैं, द्रव्य अवस्था को लिक्विड स्टेट कहते हैं, और गैसीय अवस्था को गैसेज स्टेट ही कहते हैं। सबसे पहले ठोस अवस्था के गुणों के बारे में बात करते हैं। तो ठोस का निश्चित आकार व आयतन होता है। इसका मतलब क्या है कि यदि आपने एक बॉक्स लिया है तो इस बॉक्स का आकार जैसा है वैसा ही रहेगा, और इसका आयतन भी बिल्कुल निश्चित रहेगा। यदि आपके पास एक ग्लास है और वह ग्लास 1 लीटर की है, तो वह ठोस ग्लास की बात की जा रही है ना, इसके अंदर द्रव्य की बात नहीं की जा रही है अभी। यह जो ग्लास है, ठोस ग्लास 1 लीटर का, इसका आयतन 1 लीटर ही रहेगा। ठीक है, तो ठोस का आकार निश्चित होता है और उसका आयतन भी निश्चित होता है। ठोस को अधिक दबाया नहीं जा सकता। यदि मैं चाहूँ इस पेन को इस तरीके से दोनों हाथों से दबा दूं, तो क्या यह दब रहा है? नहीं दब रहा है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ठोस को दबाया नहीं जा सकता। ठोस का घनत्व उच्च होता है। घनत्व मतलब कण कितने पास पास हैं। हमने अभी देखा कि ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए इसका घनत्व बहुत उच्च होता है। ठोस दृढ़ होता है, जाहिर सी बात है, ठोस आप देख पा रहे हैं ये दृढ़ है और ये बहता नहीं है। ठोस कभी नहीं बहता, कभी ऐसा नहीं होगा कि टेबल यहाँ रखी है आपके रूम तो टेबल बह के कहीं और चली जाए। ठोस कभी बहता नहीं है। उसके बाद द्रव्य अवस्था के अगर गुणों की बात करें तो द्रव्य का आयतन निश्चित होता है किंतु आकार निश्चित नहीं होता है। इसे कैसे समझेंगे? आयतन निश्चित होता है। 1 लीटर यहाँ पे आपने मान लीजिए 1 लीटर दूध बड़े बर्तन में लिया, उसके बाद इस 1 लीटर दूध को एक बड़े से ग्लास में डाल दिया आपने, इसको इसमें डाल दिया, तो भी ये 1 लीटर ही रहेगा, यहाँ भी और यहाँ भी। इसका मतलब आयतन तो निश्चित रहेगा, पर क्या आकार निश्चित रहा? नहीं। पहले आपने इसको बड़े बर्तन में डाला था तो द्रव्य ने बड़े बर्तन का आकार ले लिया, फिर आपने इसे छोटे ग्लास में डाला तो द्रव्य ने छोटे ग्लास का आकार ले लिया। इसलिए कहा जा रहा है कि द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता है। दूसरा बिंदु यही कह रहा है कि द्रव्य को जिस बर्तन में रखा जाएगा वह उस बर्तन का आकार धारण कर लेगा। ठीक है। उसके बाद तीसरे बिंदु की यदि बात करें तो द्रव्य में बहाव होता है। बिल्कुल, दूध, पेट्रोल, जल, डीजल, इन सब में बहाव होता है, ये बहते हैं एवं यह दृढ़ नहीं होते, यह कैसे होते हैं? तरल होते हैं। और उसके बाद देखा जाए तो द्रव्य का घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है। बिल्कुल, आपने देखा था कि द्रव्य के कण थोड़े से दूर दूर थे
और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ठोस की तुलना में इसका घनत्व थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद तीसरा जो हमारी अवस्था होती है गैसीय अवस्था, उसके बिंदुओं की अगर बात करी जाए तो गैस का ना निश्चित आकार होता है ना ही निश्चित आयतन होता है। आप इसे जिस बर्तन में रखेंगे वह उसका आकार तो धारण करेगा ही करेगा, पर इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता। इसे आप जितने बड़े बर्तन में रखेंगे वह उतने बड़े बर्तन में गैस फैलती जाएगी, इसीलिए इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और दूसरे बिंदु वही है कि गैस को जिस बर्तन में रखा जाएगा वह उसका आकार धारण कर लेगा। तीसरी बात है गैस को आसानी से दबाया जा सकता है, बिल्कुल दबाया जा सकता है। यदि आपने यहाँ पे एक पिस्टन कहते हैं, इस प्रकार से पिस्टन है और उसके अंदर गैस भरी है, तो आप इसे दबाएंगे तो हो सकता है कि ये दब के कुछ यहाँ तक आ जाए। इसका मतलब क्या है कि गैस को दबाया जा सकता है। गैस का घनत्व बहुत कम होता है, क्यों? क्योंकि इसके कण बहुत अधिक दूर दूर, एक कण यहाँ है तो एक कण यहाँ, एक कण यहाँ, इस प्रकार से दूर दूर होते हैं, तो घनत्व इसका क्या हो गया, बहुत कम होता है और गैस आसानी से बहती है। इसके बाद एक कंपैरेटिव स्टडी, अगर हम ठोस, द्रव्य और गैस के बीच में अंतर देखना चाहें तो इसके अंतर हम किस किस आधार पर बांट रहे हैं। पहला गुण है आकार। तो आपने देखा है ठोस का निश्चित आकार होता है, द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है और गैसेस का आकार भी अनिश्चित होता है। अगर इसके आयतन की बात करें तो ठोस का आयतन है वह निश्चित होता है, द्रव्य का आयतन भी निश्चित होता है और गैसेस का जो आयतन है वह अनिश्चित होता है। यह सारे बिंदु वही हैं जो अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर कणों की स्थिति, आपने देखा था कि ठोस के कण बहुत पास पास थे, वही बताया गया है। उसके बाद ठोस की तुलना में द्रव्य के जो कण होते हैं वह दूर होते हैं, कुछ इस प्रकार से, और गैसेस के कण बहुत दूर दूर होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गैस के कणों के मध्य जो रिक्त स्थान है वह बहुत ज़्यादा होता है। देखिए यहाँ पे नीचे एक डायग्राम बना है, इससे हम समझते हैं कि जो ठोस है, ठोस के बीच में जो ये रिक्त स्थान है आप देख पा रहे हैं, बहुत कम रिक्त स्थान है, कुछ कुछ जगह आपको बस देखने मिलेगा, है ना। ये इस प्रकार से जहाँ मैं ब्लू डॉट कर रही हूँ ये रिक्त स्थान को दिखा रहा है, पर ये रिक्त स्थान बहुत कम है। उसी प्रकार से द्रव्य में ये रिक्त स्थान ठोस की तुलना में ज़्यादा है, देख पा रहे हैं आप। और गैसों में यह रिक्त स्थान बहुत ज़्यादा होता है, यही बात हमने ऊपर डिस्कस करी है। उसके बाद यदि हम बात करें दृढ़ता एवं तरलता, तो ठोस दृढ़ होते एवं वह बहते नहीं हैं, द्रव्य दृढ़ नहीं होते हैं एवं वह बहते हैं, ठीक है। और जो गैसेस होती हैं वह दृढ़ नहीं होती हैं एवं बहती हैं। घनत्व की बात करें तो घनत्व ठोस का बहुत उच्च होता है, क्यों? क्योंकि इसके कण बहुत पास पास होते हैं, ठोस के कण बहुत पास होते हैं, इसलिए इसका घनत्व उच्च होता है। द्रव्य का घनत्व मध्यम होता है और गैसेस का घनत्व सबसे निम्न होता है, क्यों? क्योंकि इसके कण सबसे ज़्यादा दूर दूर होते हैं। उसके बाद संपीड्यता की बात करें, मतलब कि ठोस द्रव्य गैस को कितना दबाया जा सकता है, तो आप देख सकते हैं कि ठोस को बिल्कुल भी दबाया नहीं जा सकता है और द्रव्य को लगभग ना के बराबर दबाया जा सकता है, परंतु गैसेस को बहुत अधिक दबाया जा सकता है। और जो लास्ट पॉइंट है कणों की गतिज ऊर्जा मतलब ये किस प्रकार से एक गति कर रहे हैं, जो कण है वो किस प्रकार से गति कर रहे हैं। तो देखिए जिन्हें ज़्यादा जगह मिलेगी गति करने की, ज़्यादा स्पेस मिलेगा, वह ज़्यादा तेज़ी से गति कर पाएंगे। तो ठोस की बात करें तो ठोस के कणों को ज़्यादा अधिक जगह नहीं मिलती गति करने के लिए, क्योंकि ये बहुत पास पास होते हैं, इसीलिए ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम होती है, ये केवल अपनी जगह पे इस तरीके से कंपन करते रहते हैं। वहीं अगर हम द्रव्य की बात करें तो द्रव्य के जो कणों की गतिज ऊर्जा होती है वह ठोस के तुलना में अधिक होती है और गैस के जो कण होते हैं वह तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इसी कारण इनकी जो गतिज ऊर्जा है कणों की वह बहुत अधिक होती है। अभी तक हमने पढ़ा कि पदार्थ क्या होते हैं, परिभाषा, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में ही पढ़ा, ठोस, द्रव्य और गैस। अब देखिए ठोस की बात करें तो आपने बर्फ देखी है, बर्फ ठोस होती है। द्रव्य जल होता है, उसी बर्फ को आप पिघला देंगे तो जल बन जाएगा और उसी जल को आप और गर्म कर देंगे तो गैस बन जाएगी। तो
जल एक इस प्रकार का उदाहरण है जो तीनों अवस्थाओं में आपको देखने मिलता है। इसे यदि आप जमा देंगे तो ये ठोस बन जाएगा, फिर पिघल जाएगा तो जल बन जाएगा, और अगर वाष्प हो गया तो गैसीय अवस्था में बदल जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पदार्थों की अवस्थाओं को क्या बदला जा सकता है ना। अगर कोई ठोस अवस्था में है कोई पदार्थ तो क्या वह द्रव्य अवस्था में जा सकता है, द्रव्य से क्या गैस अवस्था में आ सकता है, और क्या इसका उल्टा हो सकता है, कोई भी गैस अवस्था का पदार्थ वापस द्रव्य बन सकता है, कोई द्रव्य वापस ठोस बन सकता है। इन सब के बारे में पता करेंगे, और इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। क्यों? जैसा भी हमने डिस्कस किया कि बर्फ जो ठोस है, अगर आप उसे बाहर निकाल के रख देंगे रूम टेम्परेचर पे तो वह क्या होगा, द्रव्य बन जाएगा। और यदि आप उस पानी को उबाल देंगे और ऊष्मा प्रदान करेंगे, गर्मी दे रहे हैं ना, और ऊष्मा प्रदान करेंगे तो वह क्या हो जाएगा, गैसीय अवस्था में भाप बन के उड़ जाएगा। पानी को यदि आप उबालते हैं तो वह भाप बन के उड़ जाएगा। और यदि आप इस गैस को ठंडा करते हैं, इस गैस को यदि आप ठंडा करेंगे तो वह वापस से द्रव्य बन जाएगा। कैसे? कि आपने कोई गर्म पानी लिया, इस बर्तन में आपने गर्म पानी रखा हुआ है, इस गर्म पानी से भाप निकल रही है, और आप इसके ऊपर एक प्लेट ढक दीजिए, और आप कुछ देर बाद इस प्लेट को देखेंगे तो इस प्लेट के नीचे इस तरीके से पानी के कुछ आपको ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, पानी दिखाई देगा ना। तो क्या हुआ, भाप वापस से द्रव्य बन गया ठंडा होकर। और यदि आप इस पानी को, जो द्रव्य अवस्था है, अगर हम उसे ले लें जल, तो इसे और ठंडा करेंगे, शीतलता प्रदान करेंगे तो यह ठोस अवस्था में बदल जाएगा। जैसे कि पानी को ठंडा करने से बर्फ बन जाती है। ठीक है, तो यही हम पहले बात करते हैं कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि तापमान में परिवर्तन करने से क्या बदलाव आते हैं, क्या परिवर्तन होते हैं। फिर यही बात यहाँ गई है कि ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है एवं कण अधिक तेजी से कंपन करने लगते हैं एवं अवस्था में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो कोई भी यदि ठोस है उसका तापमान बढ़ाया गया है तो यह कण बहुत तेजी से गति करने लग जाएंगे, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और इसी कारण इसमें परिवर्तन आएगा अवस्थाओं में। उसके बाद देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा कि आप ठोस को द्रव्य में बदल सकते हैं, पर किस तापमान पे, वह कहलाएगा गलनांक। गलनांक यह इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पेपर में आता है, गलनांक एवं क्वथनांक की परिभाषा। तो आप इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़िए कि गलनांक और क्वथनांक क्या होता है। जिस न्यूनतम तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव्य अवस्था में परिवर्तित हो जाता है वह तापमान उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। ठीक है, जैसे कि बर्फ आपने ली तो जिस तापमान पे यह बर्फ पिघलकर द्रव्य बनने लग जाएगी, ठीक है, जिस तापमान पे यह है द्रव्य बनने लग जाएगी वह तापमान क्या कहलाएगा, इस जल का गलनांक कहलाएगा। और वैसे ही ये एक नंबर में पूछा जाता है कि बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो बर्फ किस तापमान पे पिघलने लगती है, वह तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इससे कह सकते हैं 273.15 केल्विन। ठीक है, उसी प्रकार यदि क्वथनांक की बात करें तो क्वथनांक क्या होता है बेटा, वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है, ठीक है, उस तापमान को उस द्रव्य पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि आपने पानी लिया और आप पानी को गर्म कर रहे हैं, क्या तुरंत गर्म करने से ये उबलने लग जाता है? नहीं, जिस तापमान पे यह उबलना शुरू करेगा वह तापमान क्या कहलाएगा, उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाएगा। सिंपल सी बात है, जिस तापमान पे कोई पदार्थ गलने लग जाता है, ठीक है, जिस तापमान पे कोई भी ठोस पदार्थ गलने लगता है वह कहलाएगा गलनांक, और जिस तापमान पे कोई भी पदार्थ उबलने लगता है वह कहलाएगा उसका क्वथनांक। और जल का क्वथनांक कितना होता है, जल किस तापमान पे उबलने लगता है वह होता है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, या फिर 373.15 केल्विन। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, पदार्थ की अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण। ठीक है, ये
6 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनकी परिभाषा आपके पेपर में पूछी जाती है, तो यह आपको अच्छे से पढ़ना है। ठोस से द्रव्य बनने को क्या कहते हैं, द्रव्य से गैस बनने को क्या कहते हैं, और गैस से ठोस बनने को क्या कहते हैं, एवं इसका उल्टा भी अगर हम साइकिल चलाएंगे तो उन्हें क्या कहा जाता है, इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहला आता है संलग्न। तो यह क्या होता है, ठोस अवस्था का द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होना, यह प्रक्रिया संलग्न कहलाती है। जैसे कि ठोस का द्रव्य में, वही बात जो हमने करी थी कि बर्फ का पानी में बदलना, ठीक है, यह पहली परिभाषा है। उसके बाद दूसरी परिभाषा डिस्कस करेंगे, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है, क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य का वाष्प में परिवर्तन होना, यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। ठीक है, क्या बात कही मैंने, क्वथनांक मतलब कि जिस तापमान पे पानी उबलने लग जाए उस तापमान से कम, है ना, अगर आप उबालेंगे तब तो वह वाष्पीकरण होगा ही, पर उससे कम तापमान पे। पर आप बोलेंगे मैडम यदि हम किसी चीज़ को उबालेंगे नहीं तो वह कैसे वाष्पीकरण होगा, बिल्कुल होगा। जैसे कि अगर आपके रोड पे मान लीजिए पानी पड़ा है, ठीक है, रोड पे यहाँ पानी पड़ा है और सूरज की किरणें आई, तो क्या यह सूरज की किरणें इस पानी को उबाल देती हैं, बिल्कुल नहीं। यह पानी धीरे 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 वाष्पीकृत होता है और यही कहलाता है वाष्पीकरण। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव्य का वाष्प में परिवर्तन होना, यह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। उसके बाद तीसरा है निक्षेपण। निक्षेपण क्या होता है बेटा, गैस अवस्था का ठोस अवस्था में परिवर्तन होना, यह प्रक्रिया निक्षेपण कहलाती है। उसके बाद बात करते हैं फोर्थ जो है संघनन। इसमें क्या होता है, गैस अवस्था से द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होना, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन कहलाती है। उसके बाद जमना। जमना आपको नाम समझ में आ रहा है, द्रव्य अवस्था का ठोस अवस्था में परिवर्तन होना, यह प्रक्रिया जमना कहलाती है। और लास्ट है जो कि पेपर में काफ़ी पूछा जाता है, वह है ऊर्ध्वपातन। ठोस अवस्था का वाष्प में परिवर्तन होना, ठोस का द्रव्य नहीं बनेगा, ठोस का सीधा किस में परिवर्तन होना, वाष्प में परिवर्तन होना, यह प्रक्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कि कपूर, आप कपूर जलाते हैं जब पूजा करने के टाइम पे, तो कपूर से द्रव्य नहीं बनता, वह सीधा क्या हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, उसके बाद बेटा वाष्पीकरण एवं वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। अब देखिए वाष्पीकरण हमने पढ़ लिया क्या होता है, तो आप यहाँ परिभाषा में लिख सकते हैं कि क्वथनांक से कम तापमान पर कोई भी द्रव्य जब वाष्प में परिवर्तन हो जाता है वह प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। अब वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में यदि हम बात करें तो इसका पहला कारक है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। तो सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। कैसे, एग्जाम्पल समझिए, आप गर्मियों में कपड़े सुखाते हैं, ये तार लगी है, मान लीजिए ये तार है घर में। अब एक कपड़े को आपने ऐसे फोल्ड करके डाल दिया और एक कपड़े को आपने बाकायदा फैला के डाला इस तरीके से, ठीक है, तो कौन सा कपड़ा पहले सूखेगा, जो आपने कपड़ा फैला के डाला। क्यों, क्योंकि आपने इस कपड़े की सतही क्षेत्र को बढ़ा दिया। तो जैसे आप सतह क्षेत्र बढ़ा देंगे तो वाष्पीकरण जो इसका जल है वह वाष्पीकृत भाप में जल्दी जल्दी बदलने लग जाएगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि सतह क्षेत्र बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। उसके बाद तापमान में वृद्धि। तापमान में वृद्धि, अब फिर वही बात हम कह रहे हैं कि मान लीजिए यहाँ पे एक फर्श है और यहाँ फर्श में पानी पड़ा है और इसी प्रकार से इस फर्श में भी पानी पड़ा है, पर यहाँ पे क्या है, ठंडक है और यहाँ पे गर्मी है। यह पानी बाहर पड़ा, यहाँ पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं, तो यह पहले वाष्पीकृत होगा और यह पानी बाद में सूखेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तापमान ज़्यादा है। तो तापमान बढ़ जाने से भी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। उसके बाद देखते हैं आर्द्रता में कमी। वायु में विद्यमान जल वाष्प क्या कहलाती है कि मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं। पहले तो आप समझिए कि आर्द्रता क्या होता है। आपके वायु में, आप जिस भी वायुमंडल में रह रहे हैं वहाँ पे कितने जल वाष्प हैं, मतलब जल के कण कितने हैं, जो आपका भाप बनी है, सिंपल सी बात अगर तो आप समझे तो भाप कितनी है वहाँ पे, इसे हम कहते हैं आर्द्रता। अब देखते हैं आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण में क्या प्रभाव पड़ता है।
आर्द्रता में कमी होने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, अब देखिए आर्द्रता में कमी का मतलब क्या है। जैसे बारिश का मौसम है और एक है गर्मी का मौसम, जहाँ वर्षा है, ठीक, एक है वर्षा ऋतु और एक है गर्म मौसम। अब देखिए इन दोनों में क्या अंतर है। जब आप बारिश के मौसम में कपड़े सुखाते हैं तो उन्हें सूखने में टाइम लगता है, क्यों? क्योंकि उसका वाष्पीकरण धीरे धीरे होगा। अब धीरे धीरे क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे आर्द्रता बहुत ज़्यादा है, वायुमंडल में जल के जो कण है बहुत ज़्यादा हैं, बोलते हैं नमी बहुत ज़्यादा है हमारे वातावरण में। जब पहले से ही नमी बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, कपड़े सूखने में टाइम लगेगा, वाष्पीकरण की दर कम हो जाएगी। और यही गर्मियों में क्या होता है, ये जो भाप बन के उड़ जाते हैं सारे कण, है ना, जो नमी है सारी, वो नमी क्या होती है, भाप बन के सारी उड़ जाती है, तो आर्द्रता यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो आर्द्रता ना होने की वजह से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है वायु की गति में वृद्धि। अब वायु की गति में वृद्धि, जैसे आपने, हम वही एग्जांपल लेंगे पुराना, कि कपड़े डाले हैं यहाँ पे, अब कपड़े सूखने आपने डाला है, यदि वायु तेज चलेगी, अगर तेज हवा चलेगी तो कपड़े जल्दी सूखेंगे, वाष्पीकरण जल्दी होगा। और अगर हवा नहीं चल रही है तो वाष्पीकरण तुलनात्मक रूप से कम होगा। ठीक है, तो हम यही बात कह रहे हैं यहाँ पे कि वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। हवा जितनी तेज चलेगी कपड़े उतनी जल्दी सूखेंगे, इसका मतलब वाष्पीकरण की दर बढ़ जाएगी। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है बेटा वाष्पीकरण के कारण शीतलता। तो वाष्पीकरण के कारण शीतलता किस प्रकार से होती है, मतलब कि अगर आपके आसपास कोई भी पदार्थ है उसका यदि वाष्पीकरण हो रहा है तो उसे ठंडक मिल जाएगी। ये कैसे हो रहा है ये समझते हैं। तो वाष्पीकरण के दौरान क्या होता है बेटा, वाष्पीकरण के दौरान द्रव्य के कणों की ऊर्जा कम हो जाती है, जिससे पुनः प्राप्त करने के लिए कण अपने आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, और इस तरह आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। ठीक है, इसे यदि आप और अच्छे समझेंगे तो देखिए क्या बता रहा है आपको कि आपने जो यहाँ पे वाष्पीकरण हुआ है, वाष्पीकरण होकर कण उड़ गए, है ना भाई, गर्मी मिली, अब गर्मी से कण उड़ गए, अब इन कणों की ऊर्जा तो खत्म हो गई, तो ये क्या करेंगे, अपने आसपास जो वातावरण है वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की गर्मी को लेंगे, और यह गर्मी को लेकर फिर ये भाप बन के उड़ जाएंगे, वाष्पीकृत हो जाएंगे। अब ये कण ने तो आसपास की गर्मी ले ली, अब जब गर्मी लेके चले गए तो आसपास का तापमान ठंडा हो जाएगा, गर्मी चली गई ना इन कणों के साथ, तो क्या हो जाएगा, आसपास का तापमान ठंडा हो जाएगा, और इसी कारण से वाष्पीकरण होने से क्या होता है, शीतलता आती है, ठंडक आती है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। पहला है, हाथ में एसीटोन गिरने से शीतलता महसूस होती है। एसीटोन वही जो आपने नेल पेंट को हटाने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर कभी आपके हाथ में एसीटोन पड़ जाए, है ना, आपकी हथेली में अगर एसीटोन पड़ जाएगा तो आपको ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों होता है, तो एसीटोन के कण क्या करते हैं, जो आपका हाथ होता है, हाथ के या फिर आपके आसपास की ऊर्जा को लेकर वाष्पीकृत हो जाते हैं। अब आपके हाथ में जो गर्मी थी, ऊर्जा थी, वह किसने ले ली, एसीटोन के कणों ने ले ली, और आपके हाथ के आसपास के जो कण हैं उनकी भी ऊर्जा किसने ले ली, एसीटोन के कणों ने ले ली। तो आपके हाथ में और आसपास के वातावरण में क्या हुआ, ऊर्जा अब नहीं रही, ऊर्जा से मतलब गर्मी अब नहीं बची, तो आपके हाथ में जाहिर सी बात है कैसा फील होगा, ठंडक फील होगी आपके हाथ को। उसी प्रकार से आपके क्वेश्चन में पेपर में दो क्वेश्चन और आ जाते हैं कि गर्मी में सूती के कपड़े क्यों पहने जाते हैं, और गर्मी में जो घड़ा का जल होता है वह ठंडा क्यों होता है। तो इनका भी सेम उत्तर यही बनेगा कि गर्मियों में सूती के कपड़े पसीने को सोख लेते हैं और सोखने के बाद वाष्पीकृत हो जाता है। जब वह पसीना वाष्पीकृत होगा तो क्या होगा, ऊर्जा को लेकर ही उड़ेगा ना, आपके शरीर की ऊर्जा, शरीर के आसपास की जो ऊर्जा होगी उसी को आप शोषित करेगा, और आप शोषित करने के बाद वह भाप बन के उड़ जाएगा, तो आपके शरीर का और आसपास का तापमान कैसा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और सेम उसी प्रकार से जो घड़े होते हैं, देखिए बेटा, जो घड़े होते हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं,
और इन छिद्र से जो घड़े का पानी है वह थोड़ा थोड़ा सा बाहर आता है। और जब ये पानी जो थोड़ा थोड़ा बाहर आके इस घड़े के ऊपर लगा है, यह जल क्या होगा, वाष्पीकृत होगा। और जब यह वाष्पीकृत होगा तो ये अपनी आसपास की ऊर्जा को लेकर वाष्पीकृत होगा, तो इसके आसपास का तापमान किस प्रकार का हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। चलिए एक लास्ट टॉपिक और डिस्कस कर लेते हैं कि यदि तापमान को आपको बदलने के लिए आ जाए, कैसा क्वेश्चन आएगा कि तापमान को सेल्सियस में बदलिए। आपको केल्विन में दिया रहेगा यूनिट में और आपको बोलेगा कि सेल्सियस में बदलिए, या फिर इसका उल्टा ही दे सकता है कि आपको कोई तापमान सेल्सियस में दिया रहेगा और बोलेगा केल्विन में बदलिए। तो आप इसे किस प्रकार करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 300 केल्विन, आपको बदलना है सेल्सियस में, तो आप सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखिए, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273, इसको याद रखिए। उसके बाद आपके हर प्रकार के दोनों प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यदि आपको बोला है केल्विन में दिया है तो केल्विन की जगह रख दीजिए उसकी वैल्यू और कैलकुलेट कर लीजिए। यदि आपको सेल्सियस में दिया है तो इस वैल्यू को आप सेल्सियस में रख दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे पहला दिया गया था 300 केल्विन, तो 300 केल्विन बराबर आप इसको रख दीजिए सेल्सियस प्लस 273। अभी जब यहाँ जाएगा माइनस में आएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 27। सेम इसी प्रकार से यदि आप 57 को भी 573 को भी करते हैं तो 573 केल्विन की जगह रखेंगे, सेल्सियस ये रहेगा और 273 ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ किस में है, इज इक्वल टू और यहाँ प्लस में। फिर जब यहाँ जाएगा तो माइनस होगा, तो इसको माइनस होगा तो इसका आंसर आ जाएगा 300। तो 300 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर हो जाएगा। तो आप इसे क्या कह सकते हैं कि 573 केल्विन किसके बराबर होता है, 300 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सेल्सियस में दिया गया है और आपको बोला गया है केल्विन में बदलिए, के होता है केल्विन और सी होता है सेल्सियस। ठीक है, तो आप किस प्रकार से करेंगे, सेम वही बात, इसको आप सेल्सियस को उसकी जगह पे रख दीजिए। तो केल्विन बराबर क्या हो जाएगा, सेल्सियस कितना दिया आपको 25 और प्लस 273, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 298 केल्विन। यह आंसर आ जाएगा आपका पहले का। दूसरा आपको क्या दिया गया है 373, केल्विन में बदलना है। ये बहुत ईजी था, अगर आपको सेल्सियस में दिया है तो बस प्लस कर दीजिए 273 में। ठीक है, तो कितना दिया है 373 प्लस 273, तो ये हो जाएगा 644 और ये 6, तो 646 केल्विन ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये थे सारे ही चीज़ें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट चैप्टर के। आप लोग इसके नोट्स बिल्कुल बनाइएगा जो भी पढ़ाया गया है, क्योंकि इससे आप लोग को पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी नोट्स बनाने से। आप बिल्कुल नोट्स बनाइए, आराम से पढ़िए, और आपको कोई भी डाउट होता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो आप बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।